आप सभी को मेरा नमस्कार। 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पाठ नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है वो अभी आपके चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने निलंबर और कोलाइडल इन दोनों विलयन के बारे में जानकारी ली थी कि निलंबन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, और हमने टिंडल प्रभाव के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज हम इस वीडियो में मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो हम डेली यूज के अंदर डेली हम किसी न किसी मिश्रण को यूज करते हैं। इन्हें मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए अनेक प्रकार की जो विधियाँ आती है वो प्रयोग में लाई जाती है। कुछ नॉर्मल विधियाँ होती है, कुछ विशेष प्रकार की तकनीक होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। तो ये जो पृथक करना है, मिश्रण से हम किसी चीज़ को अलग करते हैं तो उसके प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस मिश्रण के अंदर कौन कौन से घटक मिले हुए हैं, और उस चीज़ को प्रयोग में लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक हो जाता है, सुगम हो जाता है। इसीलिए पृथक्करण आवश्यक है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। विषमांगी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो पदार्थ के अवयव है, पदार्थ के जो घटक है, वो आपस में एक दूसरे में मिलते नहीं हैं और स्पष्ट रूप से आंखों से पृथक पृथक देखे जा सकते हैं। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को हम साधारण भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। जैसे मान लो घर के अंदर कणक लाई गई या गेहूँ लाया जाता है, तो गेहूँ की बोरी से जो उसके अंदर जो घटक मिले हुए होते हैं, कंकर होते हैं, घास फूस होती है, अन्य कई प्रकार की अन्य चीज़ें मिली होती है, तो उनको साधारण विधि के द्वारा हम हाथ से चुन कर अलग कर सकते हैं, छन्नी से छान कर अलग कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन के अंदर, रूटीन के अंदर हम प्रतिदिन भौतिक विधियों का बहुत सारा यूज करते हैं मिश्रण में से घटकों को अलग करने के लिए। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। तो बीन कर, छान कर, चुन कर, फटक कर, ये कुछ साधारण सी विधियां हैं जो कि हम रूटीन में डेली जीवन के अंदर देखते हैं। कहीं ना कहीं हम डेली इस चीज़ को यूज़ भी करते हैं, तकनीक को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। साधारण विधियों के द्वारा उनके घटकों को पृथक करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ विधियों के बारे में हम विशेष तकनीकों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रंग वाले घटक जो डाई आती है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अब ये जो डाई आती है इसको हम छान कर, बीन कर या उबाल कर तो अलग कर सकते नहीं है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की तकनीक काम में लेंगे ताकि उस डाई के अंदर जो नीले अथवा काले रंग की जो स्याही मिली हुई है उसको अलग करना है। कैसे करेंगे देखिए चित्र आप। एक छोटा सा इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग क्या है? क्रियाकलाप है 2.4। आधा बीकर जल लेना है और बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए चित्र, ये हमने बीकर लिया है, पानी डाला बीकर के अंदर और बीकर के ऊपर ये यहाँ पे वाच ग्लास रखी हुई है। जो गोल आपको कांच की प्लेट दिखाई है, ये वाच ग्लास इस बीकर के ऊपर हमको रखना है। फिर कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल देंगे। फिर 2-3 बूंदे या कुछ बूंदे इस वाच गिलास के ऊपर डाल देवें और अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। बीकर के नीचे जो बर्नर लगाया गया है, जो मोमबत्ती लगाई गई है, उसको चालू करते हुए और बीकर को गर्म करना है। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम चाहे तो स्याही को वाच ग्लास पर रखे सीधा भी तो गर्म कर सकते थे। पहले हमने बीकर रखा है, बीकर में पानी डाला है, फिर बीकर के ऊपर हमने वाच ग्लास, फिर इस पर हमने स्याही की बूंदें डाली है।
इसको गर्म किया जा रहा है, तो डायरेक्ट भी तो इसको गर्म कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट गर्म? क्योंकि ये ज़्यादा डायरेक्ट गर्म करने से उसके जो कण है वो जल सकते हैं, हीट ज़्यादा मिलने की वजह से जल सकते हैं। इसीलिए वाच ग्लास के द्वारा इसको नीचे बीकर लगाया गया है, फिर इसको गर्म किया जा रहा है। आप देखेंगे वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ती जाएगी, पानी जो बीकर के अंदर पड़ा हुआ गर्म होगा, उसकी भाप बनेगी, वो ऊपर जाके उस वाच ग्लास को गर्म करेगा। तो वाच ग्लास के अंदर जो हमने चाय की बूंद डाली है वो भी गर्म होगी, और उस वाच ग्लास से वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। और इस गर्म करने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक आपको वाच ग्लास पर वाष्पीकरण क्रिया आपको प्रदर्शित हो रही है, वाष्प बनती जा रही है, तब तो इसको गर्म करना है। और जैसे ही आपको लगा कुछ परिवर्तन होना बंद हो चुका है, वाष्प निकलने बंद हो चुकी है, तो इसको गर्म करना बंद कर दें। और इसे ध्यान से देखिए, ये देखिए आप, इसकी वाष्प बन रही है और वाष्प ऊपर उड़ रही है। तो ये जो टेक्निक आपने ली है, ये विधि कौन सी है? मेरी वाष्पीकरण विधि है। ये रहा वाच ग्लास, और इसमें ये स्याही की बूंदें डाली हुई है। ये पानी यहाँ गर्म हो रहा है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, तो ये वाष्प की क्रिया हो रही है, यानी जो पानी है वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है वाष्पीकरण विधि के माध्यम से। तो आपके विचार, वाच ग्लास में से किसका वाष्पीकरण हुआ है? नॉर्मली बात है, पानी जो था, लिक्विड था, वो वाष्पीकृत हो चुका है। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचता है क्या? बिल्कुल बचेगा। पानी उड़ जाएगा तो पीछे जो आपकी स्याही की जो कण थे, जो डाई के कण थे, वो उस वाच ग्लास के अंदर शेष रह जाता है। क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? ये आपको अब देखना है। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, क्योंकि स्याही जो होती है, स्याही के कलर के जो कण होते हैं वो पानी के अंदर घुलावा रहता है, एक प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब यहाँ पे विलायक कौन है? पानी है, और विलेय कौन है? स्याही की वो कण है। तो ये जो स्याही है वो बन गया एक प्रकार का विलयन, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए इसको विलाय कहते हो, और जल इस कणों को घोलने वाला है तो ये विलायक बन गया। और विलेय जो कि वो स्याही के कण हैं, क्योंकि इनकी मात्रा कम है और ये घुलने वाले हैं, इसीलिए ये विलेय पदार्थ है। तो इस तरह से विलायक से विलेय पदार्थ को हम वाष्पीकरण के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो हमने ये आज अभी एक विधि पढ़ी है। ये विधि कौन सी पढ़ी हमने? वाष्पीकरण विधि के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट एक विधि और देखते हैं हम कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। नॉर्मली घरों के अंदर हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। तो मार्केट से जो हम पैक दूध लाते हैं उसमें अलग अलग वैरायटी आती है, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन्ड, पॉलीपैक, टेट्रा पैक, इस प्रकार की थैलियों के अंदर दूध मार्केट से हम लाते हैं। दूध के इन प्रकार में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अब ये प्रकार है क्या? अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इन सभी प्रकार की वेराइटीज में अलग अलग प्रकार की वसा की मात्रा ही उपस्थित है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब एक छोटा सा प्रयोग करना है कि एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध एक प्रणाली में हमको लेना है, और फिर अपकेंद्रण यंत्र, जिसे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन कहते हैं, से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करना है। किसको करना है? इस प्रणाली को। प्रणाली के अंदर फुल क्रीम दूध लिया है, और जो अपकेंद्रीय यंत्र होता है इसमें 2 मिनट तक इस प्रणाली को अपकेंद्रित करना है। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मतनी अथवा मिक्सी से भी कर सकते हैं। नॉर्मली अपकेंद्र जो यंत्र होता है ये स्कूलों के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं। घर के अंदर जो हमारी मिक्सी होती है, या जो अपन मारवाड़ी के अंदर घोटनी कहते हैं, घोटने के लिए, इसका प्रयोग भी आप इस यंत्र के रूप में कर सकते हैं, और हम घर के अंदर यूज करते भी हैं मतनी का और का। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाए और पूछें। अगर आपके पास में कोई मिल्क डेयरी है कोई, तो वहाँ जाकर आप क्या पूछें कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करता है।
हालांकि ऐसी जानकारी आपको आपके घर के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन अगर आसपास कोई डेयरी है तो वहाँ जाकर जरूर पता करें कि वे दूध में से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं और दूध से पनीर कैसे बनाया जाता है। अब हमको कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्या है कि दूध को मथने पर आपने क्या देखा, कि जब दूध को मथा जाता है तो क्या होता है, घर के अंदर हम यूज करते हैं कई बार। दूध में से क्रीम को पृथक्करण कैसे करते हैं, और दूध से उस क्रीम को हम अलग कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि चाणक पत्र से बाहर निकल आते हैं। अब हम दूध को छानते हैं, छानने से छानते हैं तो हम देखते हैं कि दूध में बहुत ही कम मात्रा में कहीं कचरा हो तो वो छलनी के जाता है, अदरवाइज कोई भी ठोस पदार्थ छलने के अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि दूध के अंदर मौजूद या किसी द्रव के अंदर कभी कभी ठोस के कण इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं कि वो फिल्टर पेपर या जो आप छलनी काम में ले रहे हो उससे छन कर निकल आते हैं। तो दूध में भी यही होता है, दूध के अंदर बहुत महीन महीन छोटे छोटे से ठोस कण होते हैं, जो कि जब आप छानते हो तो वो उस छनक पत्र से निकल आता है। इन कणों को पृथक करने के लिए छनन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इन महीन छोटे कणों को द्रव में से अलग करने के लिए हम नॉर्मली जो छानने की विधि है वो यूज नहीं कर सकते हैं। इन मिश्रणों को केंद्रन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब इस विधि का सिद्धांत क्या है, क्या होता है कि इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। तो घर के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी आपने, जब दूध से मक्खन निकाला जाता है तो घोटनी से इसको घुमाया जाता है, या जो बिलोना हम मारवाड़ी के अंदर कहते हैं, गाँव के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है इसको। तो इस बिलोना से जब हम बिलोना करते हैं या जो मिक्सी के अंदर जब घुमाया जाता है तो उस दूध के अंदर उपस्थित जो भी हल्के मक्खन के कण होते हैं वो ऊपर तैर जाते हैं, और बारीक कण यानी जल होता है जिसे हम छाछ भी कहते हैं, वो छाछ नीचे रह जाती है और जो क्रीम है वो हल्का होने की वजह से उस छाछ के ऊपर तैरता रहता है। तो अपकेंद्रण विधि का यही सिद्धांत है कि जब पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रह जाता है। इसी विधि के द्वारा हम दूध से मक्खन को अलग कर सकते हैं। और इस टेक्निक का कहाँ यूज़ आता है उसके बारे में देख लेते हैं कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, जब टेस्टिंग होती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा ब्लड या यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर यही होती है, जो आपका सैंपल लिया गया है, चाहे दूध के, चाहे आपके ब्लड का सैंपल है, चाहे आपके यूरिन का जो सैंपल है, उसको परख नली के अंदर लेकर और उस प्रणाली को अपकेंद्रण यंत्र के अंदर डाल के और अपकेंद्रित किया जाता है। तो आपके जो ब्लड है या मूत्र के अंदर जो भी भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो भी हल्के कण आते हैं ऊपर आ जाते हैं। इन्हीं को देखकर वो आपको संबंधित रोग की जानकारी दे देते हैं। तो जांच प्रयोगशाला के अपना जो ब्लड है और यूरिन टेस्ट के लिए अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, डेयरी फार्म में भी ऐसा ही होता है, अपकेंद्रण के द्वारा क्रीम से मक्खन निकाला जाता है। घर के अंदर भी क्रीम से मक्खन निकाला जाता है, घर के अंदर घी निकाला जाता है। हम देखते भी ये कैसे निकाला जाता है। तो ये इस विधि का प्रयोग, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग घर के अंदर और डेयरी के अंदर क्रीम से मक्खन निकालने के लिए भी किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों में से जल निचोड़ने में जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है या फुल ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आती है उसके देखते हैं कि एक पोर्शन के अंदर कपड़े धोए जाते हैं और दूसरे पोर्शन के अंदर कपड़ों को सुखाया जाता है। तो सुखाने वाले जो पोर्शन है, जो भाग है, उसके अंदर जब गीले कपड़ों को डाला जाता है, हम देखते हैं जब उसको घुमाया जाता है, जब स्विच को ऑन किया जाता है तो अंदर जो मशीन होती है वो जोर से घूमती है। तो घूमने से क्या होगा, जो बारीक कण होते हैं यानी जो जल है कपड़ों के अंदर, वो सारे के सारे उस कपड़े में से निकल जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारे कपड़े उस मशीन के अंदर सूख जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी इसी आपके अंदर तकनीक को ही काम में लिया जाता है। वो रोटेशन करती है मशीन के अंदर से और पानी निकल जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो आज हमने दो विधि के बारे में चर्चा की है, एक विधि है वाष्पीकरण और दूसरी है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए
वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद में किताब से रिवीजन करना ना भूलें, ज़रूर करें। और संबंधित क्वेश्चन भी आप पीछे दे रखे हैं या बीच में जो क्वेश्चन आए वो ज़रूर करें, और अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़रूर बनाएं, रिपीट ज़रूर करें। अगली वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।